हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। हमने कंटिन्यू की थी अपनी एनआरजी सीरीज़, मतलब नो रिवीजन गारंटेड। ये बेसिकली हमने सीपीओ 2024 में जो ईडीएम फ्रेजेस आए हैं उनके लिए स्टार्ट की थी। इसमें 50 ईडीएम हमने डिस्कस कर लिए थे, इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं। और न्यू ईडीएम को कवर करने से पहले हम जो पुराने 25 ईडीएम हैं उनको क्विक रिवाइज करते हैं, जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएं, अच्छे तरह से आप रिलेट कर सकें। और जो हमारी विजुअलाइजेशन के लिए इमेजेस हैं आप उनको अपने दिमाग में बिठा सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 26 से हम स्टार्ट करेंगे, वैसे 50 तक मैंने करा दिए हैं और 51 से हम नहीं स्टार्ट करेंगे, लेकिन 25 का हम क्विक रिवीजन देखते हैं। जैसे कि 26 पर हमने देखा था एट द 11th आवर, है ना। इस ईडीएम में हमने जो रिलेट किया था वो था, जैसे कि आपको किसी काम के लिए 12 घंटे हैं और आप 11वें घंटे 11th आवर मतलब 11वें घंटे में उस काम को कंप्लीट करते हैं, तो मीनिंग हो जाएगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट, मतलब आखिरी मौके पर, बिल्कुल 12 बजने से जस्ट पहले ही आप काम को कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब आखिरी मौके पर कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम था ब्रिंग डाउन द हाउस, मतलब एक ये कॉमेडियन था। और कॉमेडियन जो है वो एक जर्जर यानी कि एक बहुत पुराने घर में या बिल्डिंग में अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। तो उसे डर था कि अगर दर्शक बहुत तेज़ी से तालियां बजाएंगे, उत्साह बढ़ाकर तालियां बजाएंगे, तो वो घर नीचे ना गिर जाए। तो इसका मतलब हो गया था ब्रिंग डाउन द हाउस, मतलब दर्शकों से परफॉर्मर ने कहा इतनी ज़ोर से ताली मत बजाओ कि घर गिरा दो। तो इसकी सेंस वही जाती है। इसका मतलब है ऑडियंस अप्लाउड कर रही है, मतलब उत्साह बढ़ा रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इडियम था चिप ऑन द शोल्डर। चिप ऑन द शोल्डर मतलब आपके नए कोट पर, कंधे पर चिप्स गिराया था किसी ने, और वो चीज़ आपको आज भी बहुत गुस्सा दिलाती है। आज भी आप उस चीज़ को याद करके बहुत गुस्सा होते हैं। तो मतलब हो गया था इसका गुस्सा रहना, है ना, शिकायत करते हैं आप उस चीज़ की। नेक्स्ट था गेट इची फिट, मतलब आपके पैरों में खुजली है, खाज है, आप एक जगह टिक कर नहीं रुकते हो, आप घूमने निकल जाते हो, है ना। ये जवानी है दीवानी के डायलॉग याद किए थे हमने। तो इस तरह से हमने इसको याद किया था, मतलब पैरों में खाज है तो घूमने निकल गया कहीं भी, ट्रैवल प्लान, मतलब समथिंग न्यू करने के लिए कहीं भी निकल जाना। तो ये भी आराम से याद हो गया था। और किक द बकेट, मतलब हमने इस इमेज से रिलेट किया था, मतलब जैसे किसी ने फांसी का फंदा लगा लिया तो नीचे का सहारा हटाने के लिए उसने बाल्टी पर लात मार दी, मतलब किक द बकेट, मतलब तो नीचे का सहारा हट गया तो उसका काम ख़त्म, जो भी उसका मेन मोटिव था वो हो गया। तो मर जाना इसका मीनिंग था। नेक्स्ट देखते हैं कीप योर पैंट्स ऑन, मतलब आपने अपनी पैंट मतलब जो है वो ऊपर कर रखी है। जैसे ये सब पैंट ऊपर करके इस फोटो को रिलेट करेंगे आप। ये रिवर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग जो है उसको क्रॉस कर रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ ये चीज़ों को कर रहे थे, मतलब वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे थे। तो मीनिंग हो गया था धैर्य रखना। नेक्स्ट था ए पीस ऑफ केक, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है केक का, उसको खाना आसान रहेगा, आसान काम है कंपेयर टू पूरे केक के। तो इस तरह से इसका मीनिंग हो गया था इजी टास्क। नेक्स्ट इडियम था हमारा स्लैप ऑन द रिस्ट, मतलब आपकी कलाई पर, आपकी हथेली पर एक छोटा सा स्लैप, मतलब आपकी महिला मित्र ने मारा था तो वो बहुत हल्की सजा हो गई थी, माइल्ड पनिशमेंट हो गया था, छोटी सी चेतावनी से ही काम चल गया था, है ना। उधर एक दूसरी तरफ के पिताजी ने आपको बजा रखा था। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था हमारा इडियम डाउन टू अर्थ, मतलब डाउन टू अर्थ का मतलब था रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, मतलब डाउन टू अर्थ वो कहीं पर भी, मतलब अर्थ पर, मतलब कहीं भी भूमि पर आराम से बैठ जाता है। कोई अमीर आदमी है तो वो कहीं भी बैठकर खा पी लेता है, अपने यार दोस्तों के साथ कहीं भी बैठ जाता था। इस तरह से हमने इसको रिलेट किया था। तो उसका मतलब हो गया था सरल स्वभाव का, यानी रियलिस्टिक है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कुछ भी उसमें अहंकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा इडियम स्टॉर्म इन ए टी कप, मतलब एक टी कप जैसी छोटी सी बात को, है ना, छोटे से इशू को, मतलब उसमें स्टॉर्म लाना, स्टॉर्म लाने की कोशिश करना कि भाई इस छोटे से कप में ही स्टॉर्म आ जाए। तो एक छोटी सी बात को वे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर करना चाह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमने रिलेट किया था, मतलब छोटी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना, है ना। टी कप हमारा छोटा है और स्टॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ को रेफर करता है, उस चीज़ से रिलेट किया था हमने। नेक्स्ट इडियम था ए टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, मतलब स्वाद चखना किसका, अपनी खुद की मेडिसिन का, है ना। अब अपनी खुद की मेडिसिन का हम स्वाद चख रहे थे, मतलब जो हम दूसरों के साथ कर रहे थे वही हमारे साथ हो रहा था। जैसे अपने दोस्त की पिटाई कर रहा था, फिर इसके पापा ने इसकी पिटाई कर दी थी। तो टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। ठीक है, इस तरह से हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट था हमारा ए विशेष साइकिल। विशेष का मतलब जो मैंने बताया था, विशेष निमोनिक से याद किया था हमने। विशेष जो है वो दुष्ट लोगों को नहीं मिलती, तो इसका मतलब हो गया था दुष्ट।
अब जब विशेष का मतलब दुष्ट हो गया तो इसका साइकिल मतलब दुष्ट का साइकिल या दुष्ट चक्र कह सकते हैं हम। ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट कंपाउंड ईच अदर, मतलब ये दुष्ट चक्र से रिलेटेड है, मतलब जो है निगेटिव सेंस देता है। जैसे ये चक्र भी मैंने डिस्कस किया था, घूम फिर के आपके पास फिर गरीबी आ गई, तो ये दुष्ट चक्र है कहीं ना कहीं, विशेष साइकिल है, ठीक है। नेक्स्ट था ईडियम हमारा ऑल वेट। इस भाई के साथ तो बहुत गलत हुआ था, है ना। यूपीएससी का अपना इंटरव्यू देने जा रहा था और तैयार होके जा रहा था, कोट पैंट टाई लगा कर, चश्मा पहनकर, और एक गाड़ी आई थी बराबर से और वो इसके ऊपर पानी फेंक कर चली गई थी, मतलब उसके टायर से पानी उछल कर इसके ऊपर गिर गया था, तो टोटली रॉन्ग हो गया था, मतलब चीज़ें बहुत गलत हो गई थी इसके साथ, है ना। इस तरह से रिलेट किया था हमने। नेक्स्ट था हमारा एन एलिफेंट इन द रूम। इजी था, आपके कमरे में एलिफेंट है, बहुत बड़ी चीज़ आ गई, है ना। आपके बेड पर ही एलिफेंट सो रहा है ना। तो बड़ी समस्या को आपने नज़रअंदाज कर रखा है, कहीं ना कहीं ऑब्वियस प्रॉब्लम है, वो आपको दिखाई भी दे रही है और मीनिंग से भी क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट था हमारा एज क्लीन एज विसिल, है ना। विसिल को मैंने बताया था, जैसे इसका जो बेसिक नेचर होता है वो इसमें फूंक मारना होता है, तो कहीं ना कहीं ये अंदर से साफ रहती है ना। धूल के कारण या कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं मिलेगा, सलाइवा को छोड़कर, है ना। तो वैसे तो ये साफ़ रहती है, तो ये इसमें हर बार फूंक लगती है तभी बचती है, तो बहुत ज़्यादा साफ़ होगी, तो एज क्लीन एज विसिल, मतलब बिल्कुल साफ़ हो गया था। नेक्स्ट था हमारा एज जेन्युइन एज $3 बिल। इससे मैंने जो इंडियन 10 रुपये का सिक्का होता है उससे रिलेट किया था। जैसे अभी बीच में आपको भी पता होगा, जो इसमें ऊपर डॉट होते हैं, तो इससे रिलेटेड लोग बाग कहने लगे थे कि ये तो फेक है और जेन्युइन है, मतलब काफ़ी इशू हुआ था 10 रुपये के सिक्के पर भी। सेम चीज़ ऐसी $3 बिल पर हुई थी, मतलब इसका भी अफवाह फैली थी कि $3 का जो बिल है वो नकली आने लगा था मार्केट में, है ना। आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये नकली हो गया था, लोग बागों को ये नकली लगने लगा था, जो ओरिजिनल भी था वो भी नकली लगने लगा था, है ना। जैसे ये नकली बना दिया, यहाँ पर किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट का किसी पुराने अमेरिकन प्रेसिडेंट का फ़ोटो ना होकर डोनाल्ड ट्रंप का लगा दिया था, तो ये भी बिल्कुल नकली है, मतलब फेक है ना। इस तरह से रिलेट किया था हमने। नेक्स्ट था हमारा एट एनी रेट, मतलब ये तो बता ही रहा है क्योंकि किसी भी कीमत पर, किसी भी दर पर, ये तो खुद मीनिंग ही बता रहा है ना। नेक्स्ट था एट हिज डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब था, मतलब फेंकने वाला, किसी को ठिकाने लगाने वाला। तो जैसे ये लड़की इसको ठिकाने लगाना चाह रही है, दूर करना चाह रही है, फेंकना चाह रही है, तो ये इसकी मतलब जीवजूरी करेगा, मतलब इसके संकेतों पर चलेगा, इसका गुलाम बनेगा, इसके लिए हमेशा अवेलेबल फॉर यूज़ रहेगा, है ना। मतलब इसके इशारे पर नाचने को हमेशा तैयार रहेगा। इस तरह से हमने इसको याद किया था। बैक टू बैक, मतलब एक के बाद एक जब मारा तो ये इतना खतरनाक तरीके से इसका हाथ छप गया कमर पर, तो मतलब एक के बाद एक, इमिडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स, मतलब एक के बाद एक होना, तो ये भी इजी है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, मैंने बताया था जब कोई राजा महाराजा किसी रेस को स्टार्ट कर रहे हों, किसी कार्य को स्टार्ट कर रहे हों, तो वो जो है वो हैट को नीचे गिरता था। जैसे राजा यहाँ बैठा है और प्रजा यहाँ बैठी है, तो उसने मतलब ड्रॉप कर दी क्या, हैट को, तो वो चीज़ रेस स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से हमने इसको रिलेट किया था। फास्ट एंड फ्यूरियस में भी आपने ये सीन देखा होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। ये हैट ना लेकर ये रुमाल को स्वीप करती है और नीचे की तरफ को मतलब घुमाती है, तो इस तरह से हमने रिलेट किया था, मतलब किसी चीज़ को तुरंत स्टार्ट करना या घटित होना, है ना, इमीडिएटली। नेक्स्ट था हमारा बी इन ए टाइट कॉर्नर। हमने फ़ोटो से विजुअलाइज़ किया था, जैसे ये पेंट करता करता बिल्कुल किनारे पर आ गया, तो ये खड़ा कहाँ होगा, तो ये दीवार पर चढ़ गया, मतलब उल्टा हो गया, तो बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति में हो गया, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो गया। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा सेवेंथ हेवन, मतलब सातवें आसमान पर होना, हिंदी में भी कहते हैं सातवें आसमान पर है, ये तो धरती पे कदम ही नहीं है इसके, तो एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब हवाओं में रहना, है ना, सातवें आसमान पर रहना, इजी था ये भी। नेक्स्ट है हमारा बीट अराउंड द बश, मतलब बश का मतलब झाड़ी। अब तुम झाड़ी को तो बजा नहीं रहे हो, आसपास पीट रहे हो, इधर पीट दिया इधर पीट दिया, मतलब मेन टॉपिक को अवॉइड कर रहे हो, तो मतलब हो गया था इसका घुमा फिरा कर बात करना, यानी कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। नेक्स्ट था हमारा बेल द कैट, है ना। यहाँ पर बिल्ली के ऊपर चूहा बैठा था और चूहे जो बाबूजी हैं ये अपने गले की घंटी को इसके गले में बांधना चाह रहे थे, तो ये तो जरा सा इसका दिमाग सनका, तो ये तो खा जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉसिबल टास्क करना चाह रहा था, है ना। तो असंभव कार्य, बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा कठिन इम्पॉसिबल टास्क को चूहा परफॉर्म करना चाह रहा था। नेक्स्ट था हमारा बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब एक तरफ तो पिशाच है, भूत है ना, डेविल है, एक तरफ क्या है, गहरा नीला समंदर, तो उसके बीच में आप खड़े हैं, कहीं ना कहीं दो परिस्थितियों के, दो कठिन परिस्थितियों के बीच में हैं आप, इधर जाएंगे तो भी मौत, इधर जाओगे तो भी मौत, है ना, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब टू बी डिलेमा
टू चूज़, मतलब आपके समझ में नहीं आ रहा कि चूज़ क्या करूँ, इस तरह से हमने इसको याद किया था। तो हमारा रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज का न्यू इडियम जो है हमारा, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, है ना। टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कैन मैनेज। अब जैसे आ रहा है बाइट ऑफ मतलब चबाना, कितना कितना चबाना, मोर देन यू कैन चू, मतलब जितना तुम चबा सको उससे ज़्यादा बाइट ऑफ करना, मतलब जितनी तुम्हारी क्षमता है उससे अधिक काम लेना। जैसे चींटी, जैसे आपको पता हो चींटी जो है अपने वजन से कई गुना भार को लेकर वो तब भी चलती है और बड़े आराम से चलती है। तो कहीं ना कहीं चींटी इसका बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब ये जितना सहन कर सकती है उससे ज़्यादा ये लेकर चलती है ना, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। आप इससे जो है चींटी को रिलेट करेंगे और इस फोटो को भी ध्यान रख सकते हैं, तो आपको फ़ोटो ध्यान आ जाएगा तो समझ जाएंगे आप। वैसे इसके मीनिंग में भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इडियम बाइट द बुलेट। अब देखो जैसे टू एंड्योर ए पेनफुल सिचुएशन। अब लड़के को लगी है भूख, है ना। अब इसको मिल गई है, इसे पता नहीं है चीज़ क्या है क्या नहीं, तो ये इसी को ही खाने लगा, मतलब बाइट मतलब चबाना या काटना। तो बुलेट को ही, बुलेट का है वो मतलब मेटल की बनी हुई है, उसी को ही काटने लगा। तो इसको मतलब कहीं ना कहीं पेनफुल रहेगी ये चीज़, मतलब दांतों से काटना, क्योंकि कटेगी नहीं, पेनफुल रहेगी, कठिन परिस्थिति का सामना करना। भूख लगी है बहुत ज़ोर की और खाने के लिए क्या है ये, क्या, बुलेट। अब बुलेट को खाएगा, मेटल की है तो कठिन परिस्थिति में होना, एंड्योर ए पेनफुल सिचुएशन, और कठिन परिस्थिति का सामना करना। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कहते हैं लोहे के चने चबाना, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल होना या कठिन परिस्थिति है, ठीक है। तो इस लड़के को आप दिमाग में ज़रूर रखना। और बाइट द बुलेट मतलब एक बुलेट थी इसके पास और वो उसको खाना समझ के खाने लगा, और तो ये पेनफुल रहा उसके लिए, बहुत ज़्यादा कठिन रहा, है ना, कठिन परिस्थिति का सामना करना। इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है पर्सन विद बैड रेपुटेशन। मतलब अब देखो इस फोटो को आप देखो, इसमें सारी जो है वो वाइट शीप है ना, एक शीप इसमें ब्लैक है। तो कहीं ना कहीं ये कुल, इनके कुल में जो इनकी फैमिली है उसमें कलंक है, बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है, पर्सन विद बैड रेपुटेशन, है ना। सभी अच्छे हैं, एक कहते हैं ना, एक जो मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही सीन है कहीं ना कहीं। ये जो ब्लैक शीप है ये पूरे फैमिली को, इनके कुल कुल पर कलंक है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, मतलब ब्लैक शीप। ब्लैक से हम निगेटिव सेंस रखेंगे, मतलब जो शीप है वो ब्लैक है, कहीं ना कहीं कलंकित है। तो फोटो को आप अपने दिमाग में ज़रूर सेट कर लें एक बार। तो ब्लैक शीप से आपको ये फोटो दिमाग में आना चाहिए और मीनिंग आपको पता लग ही जाएगा। ब्लू ब्लड, है ना, एरिस्टोक्रेटिक लिनिएज मतलब होता है कुलीन, ठीक है। अब इसमें एक जो है धारणा मानी जाती है कि पुराने समय में माना जाता था एक जो गोरा व्यक्ति है जिसके हाथों की नसें नीले कलर की है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा उच्च कुल का व्यक्ति माना जाता था। जैसे ये देख सकते हैं आप, है ना, इसकी मतलब जो वो नस्ल है वो ही अलग दिख रही है, और आप मान सकते हैं हाथों में नीली इसके मतलब नसें हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कुलीन है, ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक लिनिएज की है, मतलब बहुत ज़्यादा उच्च वर्ग की है, हाई प्रोफाइल है ये, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के लिए बेसिकली ये यूज़ होता था। तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। जो कहीं ना कहीं आपको पता भी होगा, जो इंडियंस थे कहीं ना कहीं वे सांवले होते थे, और अंग्रेज़ जो थे वे अलग ही मतलब साफ रंग सफ़ेद कलर के होते थे। तो वहाँ से रिलेट किया गया, ब्लू ब्लड उनके लिए रिलेट किया जाता था। तो उनके हाथों की नसें नीली होती थी, वो अलग ही नस्ल के होते थे, गोरे होते थे, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ब्लू ब्लड मतलब जिसके हाथों में नीला ब्लड हो तो वो हो जाएगा कुलीन, बहुत ज़्यादा उच्च कुल का व्यक्ति। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू को हम स्काई से रिलेट करेंगे, और बोल्ट आपको बताइए मतलब बिजली होता है, ठीक है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, आकस्मिक घटना। अब आसमान से बिजली गिरने लगी तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। ब्लू आसमान और बोल्ट क्या है, बिजली, तो वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाएगी, कभी कभी होती है, डेली भी नहीं होती। तो अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, आपको कहीं ना कहीं डर लगता है जब बिजली गिरती है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है ना। तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो अनएक्सपेक्टेड एकदम गिर जाती है, किसी को पता तो नहीं है कि कब बिजली गिरेगी। और अनप्लीजेंट होता है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि बिजली गिरी तो वो अनप्लीजेंट थी और वो अचानक थी बिल्कुल, ठीक है। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। वैसे आपको मीनिंग से भी पता लग रहा होगा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब आसमान से बिजली चमक रही है तो वो अचानक होगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, और अनप्लीजेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि बिजली गिरती है तो नुकसान करती ही है।
ब्रेड एंड बटर मीन्स ऑफ लिवलीहुड मतलब जीविकोपार्जन, ठीक है। जीविकोपार्जन मतलब मूलभूत ज़रूरतें होती हैं जो बेसिक नीड होती हैं। अब ब्रेड एंड बटर, वैसे आप अगर बटर को थोड़ा सा इग्नोर करें तो जो ब्रेड है वो कहीं ना कहीं रोटी से रिलेटेड होता है, और रोटी के साथ मतलब अगर आप बटर लगा कर खा रहे हैं तो बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपके पास और कोई सब्जी अवेलेबल नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं है, तो आप केवल ब्रेड पर बटर लगा कर खा लीजिए, या खाली ब्रेड रोटी जो भी मिल रहा है आपको वो खा लीजिए, तो वो बेसिक नीड हो जाती है, ठीक है। पेट भरना यानी कि बेसिक नीड, ब्रेड एंड बटर का मतलब हो जाएगा बेसिक नीड। और ये मतलब मूलभूत ज़रूरतें हैं, मतलब मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब ये आपके जीविका जो आप चला रहे हैं उसकी बेसिक नीड है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, इजी है ये भी। नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्डिंग कासल इन द एयर। तो इन द एयर कह सकते हैं आप, मतलब ख्यालों में, है ना, ख्यालों में जो किला है वो बनाना। तो डे ड्रीमिंग कर रहा है दिन में, मतलब हवाई सपने देख रहा है, हवाई किले बना रहा है, असंभव सपने देख रहा है। अब बताओ ये कासल किला बना लेगा क्या, है ना। लग तो रहा है ये इस पर कुछ नहीं होगा, और सपने हैं इसके किले बनाने के, तो असंभव चीज़ देख रहा है, दिन में ही सपने देख रहा है ना। कह भी देते हैं हम कि दिन में ही सपने देख रहा है, लेकिन ये सपनों में कासिल बना रहा है, मतलब किले बना रहा है। तो कह सकते हैं आप असंभव कार्य का सपना देख रहा है, असंभव कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे में हम हिस्ट्री को रिलेट करेंगे। बेसिकली ये रिलेट है जब एम्प्लॉई होते हैं अपने ऑफिस में, तो वे जब जल्दी निकल जाते थे, ठीक है। वैसे मैं बताऊं, ये कॉल इट ए हाफ डे है, ठीक है। इसको शॉर्ट में फिर बाद में कॉल इट अ डे किया गया। इसका मतलब होता है डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब आज के लिए बहुत हो गया, चलो, है ना। तो कॉल इट अ डे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय से रिलेटेड होता था। जब कर्मचारी अपना फुल टाइम, मान लो 5:30 या 6 बजे फुल टाइम हो रहा है, उसे करने से पहले ही लंच में निकल गए, हाफ डे में निकल गए, तो वहाँ पर ये यूज़ होता था कॉल इट ए हाफ डे, ठीक है, उससे संबंधित था। और बाद में इसका प्रयोग मतलब धीरे धीरे होने लगा कॉल इट अ डे, मतलब जब पहले ही निकल जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। आप याद रखिए कॉल इट ए हाफ डे होता था, और हाफ डे में आप समझ पाएंगे कि आधी छुट्टी में ही लोग निकल रहे हैं। मतलब ऑफिस में होता भी है कि आधी छुट्टी में ही लोग बाग भाग जाते हैं, है ना। तो वहाँ से ये ईडियम बना, और कॉल इट ए डे के रूप में बना, हाफ इसमें हट गया था। तो इसका मतलब हो जाएगा, मतलब डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को रोक देना, है ना। जैसे हम आधा काम बीच में ही छोड़कर निकल गए थे, है ना, ऑफिस से निकल गए थे। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। कॉल इट ए हाफ डे को रिलेट करेंगे, एम्प्लॉय बीच में ही भाग गए थे, मतलब काम छोड़कर भाग जाना, या किसी चीज़ को रोक कर भाग जाना। नेक्स्ट इडियम है हमारा चेंजिंग माई ट्यून, मतलब मेरी ट्यून को मैं चेंज कर रहा हूँ, मतलब विचार में बदलाव कर रहा हूँ। इजी है ये भी। चेंज माई ट्यून मतलब अपने विचार में बदलाव करना, टू चेंज वंस ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है क्लीन एज विसल, बता दिया मैंने आपको, है ना। विसल बहुत ज़्यादा साफ़ होती है, और उस विसल के जितना साफ़ है तो मतलब हो जाएगा बिल्कुल साफ़। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। अब जैसे आपको, आप थोड़ा सा अगर 7-8 साल पहले के दौर में जाएं, तो वहाँ पर आईफोन लेने का मतलब था, लोग बाग मजाक में कहते थे कि ये तो किडनी बेच कर रहा है। एक दो केस आए थे तो उनकी वजह से मजाक बनने लगा था कि आईफोन लेने का मतलब था ये तो किडनी बेच कर लाया है। तो कह देते कि भाई आईफोन लेकर आया है, कितने का है, तो वो कहते थे कि मेरी एक किडनी के बराबर है। तो ऐसे ही ये इडियम कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं। किसी चीज़ का कॉस्ट इतना है, या टीवी कह सकते हैं, एक टीवी इतना महंगा है कि वो अपने हाथ पैर बेच कर लाया है, मतलब कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, मतलब एक आर्म और एक पैर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वेरी एक्सपेंसिव है। आप इन दोनों की शादी को रिलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपके आर्म और लेग भी बिक जाएं तो भी यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब महंगी शादी हुई थी इनकी, आपको पता भी है। तो कहीं ना कहीं जैसे ये टीवी जो है वो अपना एक लेग और एक आर्म, है ना, दोनों को बेच कर लाया है, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। इस तरह से हम इस ईडियम को रिलेट कर सकते हैं, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, मतलब किसी चीज़ की कॉस्ट इतनी है कि आपके कंधे और पैर बिक गए, तो मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। कट ए सॉरी फिगर मतलब हो जाएगा टू मेक ए पुअर इंप्रेशन, मतलब गलत छाप छोड़ना। ये भाई साहब बहुत अच्छी तैयारी कर कर आए थे और सब चीज़ परफेक्ट चल रही थी, लेकिन बीच में चीज़ें भूल गए या अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा नर्वस हो गए, तो इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी वो थोड़ी सी मतलब ख़राब हो गई, है ना। तो कहीं ना कहीं कटे सॉरी फिगर, ये मतलब
सॉरी फिगर बनाकर खड़े हो गए, मतलब कि पुअर परफॉर्मेंस हो गई इनकी, तो ये सॉरी मांग रहे हैं, है ना। सॉरी फिगर का मतलब यही कि ये सॉरी मांग रहे हैं कि इनसे अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दी गई, है ना। पुअर परफॉर्मेंस हो जाएगा, मतलब कि सॉरी मांगना, कटे सॉरी फिगर टू मेक ए पुअर इम्प्रेशन। ठीक है, आप इस भालू को याद रखें, भालू है जो भी है, और चीज़ें आपको याद आ जाएंगी कि ये रोकर माफ़ी मांग रहा था और पीछे ऑडियंस थी, तो इस चीज़ पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी गई इस पर। ठीक है, तो फ़ोटो का आप ध्यान रखें, वीडियो पॉज करके भी आप फ़ोटो देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रिल इनटू योर हेड, है ना। अब कोई चीज़, जैसे मैं हूँ, कोई चीज़ आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही, जैसे समझ नहीं आ रही, तो जैसे हम कह देते हैं कि अपने दिमाग में बात घुसा ले, है ना, अपने दिमाग में बात घुसा ले, इसको ढंग में समझ जा। लेकिन वो फिर भी नहीं समझते, तो हम क्या करेंगे, उसके दिमाग में मतलब गड्ढा कर देंगे, जैसे कहते हैं कि दिमाग में गड्ढा हो गया इसके। तो ड्रिल इनटू योर हेड मतलब इसके दिमाग में ड्रिल करेंगे, और उस बात को, उस जो ड्रिल किया है आपने, मतलब जो जगह बनाई है, गड्ढा खोदा है, उसके थ्रू घुसाएंगे। मतलब किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना रिपीटेडली, मतलब बार बार किसी चीज़ को समझाना हम चाह रहे हैं, उसके दिमाग में ड्रिल करना चाह रहे हैं कि इसके दिमाग में ड्रिल हो जाए और मेरी बात उसमें घुस के इसके दिमाग में आ जाए, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, बार बार समझाने की कोशिश करना, या दिमाग में बात घुसा लेना, या टू एम्फेसाइज रिपीटेडली, कोई चीज़ हम बार बार बता रहे हैं, नहीं समझ रहा है, तब हम कहेंगे ड्रिल इनटू योर हेड। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करें आप चीज़ों को कि इसके सिर में ड्रिल करना चाह रहे हैं हम, कोई चीज़ इसको समझाना चाह रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी रिलेट कर सकते हैं हम, रिलेट से ही ये इडियम बने हैं कहीं ना कहीं। तो इसके दिमाग में ड्रिल करनी है, तभी ये समझेगा। तो इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इडियम ईट लाइक ए हॉर्स। ईजी है वैसे तो, मतलब घोड़ा बहुत ज़्यादा खाता है, तो ईटिंग किसकी तरह खाना, लाइक ए हॉर्स की तरह, तो मतलब हो जाएगा बहुत सारा खाना खाने वाला, ईटिंग ए लॉट। नेक्स्ट इडियम है हमारा फेसिंग द म्यूज़िक, मतलब अपना म्यूज़िक फेस करना। जैसे इसने बहुत बड़े बड़े वूफर लगा रखे हैं, है ना। अब इसने जैसे एकदम बजा दिए, तो इसके बेस से ये पीछे को उड़ गया, मतलब इतनी तेज़ हवा आती है जैसे आपको पता हो, तो थोड़ा सा इसकी जो बेस है, इसकी जो धमक है ना, उससे ये पीछे उड़ गया। मतलब अपने किए का इसने परिणाम भुगता, टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब इतने बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े बड़े इसने बूफर बजाए या डीजे बजाया कि उसकी बेस से खुद ही पीछे उठ गया। तो अपने किए का परिणाम भुगतना, जो हम कर रहे हैं उसका कंसिक्वेंसेस, मतलब उसका परिणाम फेस करना। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है फार एंड वाइड। ये तो इसके मीनिंग से ही हो जाएगा, फार मतलब दूर, जैसे ये दूर वाले हैं, ठीक है, और वाइड मतलब कितने चौड़ाई में फैले हैं। तो कोई चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ होना, प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे आप देख सकते हैं ये सारे जो बियर हैं, है ना, वो सभी दिशाओं में फैले हैं, फार भी हैं और वाइड भी हैं, है ना, सारे में फैले हुए हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा प्रेजेंट एवरीवेयर। इजी है, ये भी आराम से याद हो जाएगा। बेसिकली काफ़ी इजी भी हैं, ये जितने भी इडियम हैं मीनिंग बेस ही हैं सब, तो ज़्यादा इशू नहीं है इनमें। फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मतलब एक डेड हॉर्स, आपका जो घोड़ा है, मतलब वो मर चुका है। फ्लॉग क्या होता है, कोड़े मारना। अब आप अपने मरे हुए घोड़े पर ही चढ़ के बैठा है जैसे ये, और इसको मतलब कोड़े मार रहा है, जैसे इसने पकड़ रखा है, इसी से कोड़े मार रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये इसके एफर्ट बिल्कुल वेस्ट हैं। अब भाई उसको कुछ भी करो वो तो उठेगा नहीं, ठीक है। मुद्दे में जान डालने की कोशिश करना मतलब असंभव काम करना, है ना। कुछ भी करो उसको कुछ नहीं होगा। तो फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब है आप जो भी काम कर रहे हैं उसका वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट एफर्ट मार रहे हैं आप, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी फेल्ड हो चुका है, क्योंकि घोड़ा जो है ऑलरेडी मर गया है। तो आप इसको फ्लॉग मतलब कोड़े मारें तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इजी है इडियम ये भी। तो इस तरह से हम इसको मीनिंग बेस रख सकते हैं, मीनिंग मीनिंग से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इडियम गिफ्ट ऑफ द गैब। अब गैब आपको अगर पता लगे तो इससे आप मीनिंग से ही रिलेट कर सकते हैं। गैब से हम गबरू, है ना, गैब से गबरू को रिलेट करेंगे। गबरू लड़के जो है बहुत ज़्यादा गपशप करते हैं। तो गैब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलना, बड़बड़ाना, गपशप करना। अब गिफ्ट ऑफ द गैब, आपको बड़बड़ाने का या गपशप करने का, बहुत बोलने का गिफ्ट मिला है भगवान से, ठीक है। तो एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली मतलब जीभ पर, जीवा पर सरस्वती का वास होना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बोलना। आप जो बोलते हैं, आप जो गपशप करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होना, मतलब एबिलिटी टू स्पीक, आपके पास बहुत अच्छी एबिलिटी है बोलने की, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलना। गैप, गैप को बस आप रिलेट कर लें, गैप से गबरू लड़के बहुत ज़्यादा गपशप करते हैं, इस तरह से निमोनिक्स के थ्रू हम इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं।
और अगर आपको याद आ गया कि ये तो बहुत बोलने से रिलेटेड है, गपशप से रिलेटेड है, टॉक से रिलेटेड है, तो आपको ईडियम ईजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम है हमारा 69, गिव ए कोल्ड शोल्डर। मतलब होता है डेलिबरेटली इग्नोर, अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड्स समवन। ठीक है, यानी जानबूझकर नज़रअंदाज करना। अब जैसे हम ये एक पिक है, इससे इस ईडियम को याद करेंगे, इससे रिलेट करेंगे। तो पिक में आप एक आदमी देख सकते हैं जिसके ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इसको, और इसके ऊपर पड़ रही है क्या, बर्फ़। ठीक है, अब ये इसको चाहिए क्या, कहीं से मुझे गर्मी मिल जाए, कहीं से मुझे रिलैक्स मिल जाए, कहीं हॉट टाइप की कोई चीज़ मिल जाए। तो ये मैडम है, तो ये आदमी चाह रहा है मैडम से किसी ना किसी तरह से मुझे गर्मी मिल जाए। ठीक है, अब मैडम नहीं जाना चाहती। मैडम ने क्या कहा, मैडम ने कहा मेरे तो कंधे मतलब ठंडे हैं, मतलब मेरे तो कंधों पर ही बर्फ़ जमी है, जैसे देख सकते हैं मेरे तो कंधों पर ही बर्फ़ जमी है, तो मैं आपको क्या कुछ कुछ रिलीफ नहीं दे सकती। ठीक है, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं इसको। मतलब ठंड लग रही थी, गर्मी की ज़रूरत थी और मैडम नहीं जाना चाहती थी, तो मैडम ने कहा मेरे तो ठंडे कंधे हैं, है ना, कोल्ड शोल्डर है। तो कोल्ड शोल्डर को देना मतलब आप इसको नज़रअंदाज करना चाह रहे हैं, जैसे देख भी सकते हैं नज़रअंदाज कर रखा है मैडम ने। तो इस तरह से हम फोटो से रिलेट कर सकते हैं, गिव ए कोल्ड शोल्डर। जैसे मैं दोबारा से बता देता हूँ, गिव ए कोल्ड शोल्डर, जैसे आदमी है इसके ऊपर बर्फ़ पड़ रही है तो इसको ठंड लग रही है, जैसे देख भी सकते हैं। तो मैडम की ज़रूरत थी इसको, मैडम ने क्या कहा, मेरे तो खुद ही शोल्डर जो हैं वे कोल्ड हैं, है ना, उन पर बर्फ़ जमी है, तो मैं आपके किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, तो इन्होंने इसको नज़रअंदाज करना चाहा। ठीक है, इसको नज़रअंदाज करना चाहा कि मेरे तो ऑलरेडी ही कोल्ड शोल्डर हैं, है ना, ठंडे कंधे हो रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, मैडम ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। तो गिव ए कोल्ड शोल्डर का मतलब नज़रअंदाज करना। ठीक है, इसको ठंड लग रही थी और मैडम ने इसको नज़रअंदाज किया, क्या कह के कि मेरे तो कंधे खुद ही ठंडे हैं, मतलब कोल्ड हैं। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, जानबूझकर नज़रअंदाज करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इडियम है गो डाउन इन फ्लेम्स। इजी है ये तो, गो डाउन मतलब नीचे आ रहा है और फ्लेम्स मतलब आग लग गई है, मतलब पूरी तरह से विफल हो जाना। जैसे आप सोच सकते हैं एक रॉकेट हमने भेजा, उसमें आग लग गई, वो नीचे आ गया, गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब आग के साथ नीचे आ गया, तो विफल हो जाना, फेल कम्प्लीटली। नेक्स्ट इडियम है हमारा हैंग इन देयर। तो इसका मतलब हो जाएगा टू परजीवियर, मतलब दृढ़ रहना, है ना, डटे रहना, हार नहीं मानना। जैसे एक बंदर मान लो और ये लटका हुआ है, तो ये लटका ही हुआ है ना, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, ये लटका ही हुआ है, मतलब टू परजीवियर है, बहुत ज़्यादा दृढ़ है। हैंग इन देयर, जैसे ये बंदर है, हैंग इन देयर, वो वहाँ पर लटका हुआ ही है। तो आप इस इमेज को आप आराम से देखिए, मतलब एक हैंग इन देयर का मतलब है एक बंदर था, वो लटका हुआ था, और वो लटका ही हुआ था, घंटों तक लटका रहा, तो वो डटा रहा, है ना, हार नहीं मानी इसने, बंदर ने, लंगूर ने, जो भी है ये मतलब लटका ही रहा, हैंग इन देयर। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, हैंग इन देयर का मतलब हो जाएगा इसने हार नहीं मानी, टू परजीवियर हो जाएगा, है ना, डटे रहना। नेक्स्ट है हमारा इडियम हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। मतलब अनरियलिस्टिक होना, टू बी अनरियलिस्टिक, दिन में सपने देखने वाला, अवास्तविक सपने देखना। अब तुम्हारा जो हेड है क्लाउड में पहुंच गया, मतलब वही बात हो गई जैसे अभी वो 7वें आसमान पर था। तो इसी तरह से ये जो है ये दिन में सपने देख रहा है, इसका जो सिर है, मतलब जो इसका मस्तिष्क दिमाग है, वो क्लाउड्स में है, कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक चीज़ें सोच रहा है। ये सोच रहा है कि मैं अभी 1 घंटे में मेरे पास 20 करोड़ रुपए आ जाएं, या मुझे स्पोर्ट्स कार मिल जाए, या लग्जरी कार मिल जाए, ये ऐसी ऐसी चीज़ सोचता हुआ चल रहा है, आंख बंद करके देख भी सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक चीज़ें सोच रहा है, मतलब दिन में सपने देख रहा है या वास्तविक सपने देख रहा है ना। हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। फ़ोटो को आप ज़रूर अच्छे से देखें ताकि आपको इडियम पढ़ते ही फ़ोटो याद आए और मीनिंग आपको क्लिक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इडियम है हेड एंड शोल्डर अबव। हेड एंड शोल्डर अबव का मतलब है सिर और कंधे। जैसे ये सिर हो गया और कंधे, वो दोनों इससे तो अबव हैं, है ना, इसके ऊपर हैं, तो मतलब हो जाएगा दूसरों से काफ़ी बेहतर होना, मतलब टू बी फार सुपीरियर, दूसरों से काफ़ी बेहतर होना। अब देख सकते हैं इससे तो बेहतर ही है ये। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर मतलब सिर और जो कंधे हैं वो अबव होना, ऊपर होना, तो मीनिंग हो जाएगा टू बी सुपीरियर, है ना, दूसरों से काफ़ी बेहतर होना। तो इस तरह से हम फोटो से रिलेट कर सकते हैं, दूसरों से काफ़ी बेहतर है ये। नेक्स्ट है हमारा इडियम हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब टू हियर फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। अब देखो जैसे घोड़ा है, ये अपनी बात है, घोड़े की बात है, ये बता रहा है मैं तो रेस में फर्स्ट आया आज। अब ये डायरेक्ट इसको बता रहा है, तो
लड़के को कहीं और से पता लगने के बजाय इसको डायरेक्ट हॉर्स से पता लग रहा है कि हॉर्स फर्स्ट आया है। आप इस तरह से एक रिलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट विश्वसनीय सूत्र या ओरिजिनल सोर्स से इसको पता लग रहा है कि घोड़ा जो है, ये वाला घोड़ा जो है वो फर्स्ट आ गया है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब डायरेक्ट हॉर्स बता रहा है कि मैं तो फर्स्ट आया, तो बिल्कुल विश्वसनीय सूत्र है और ओरिजिनल सोर्स है। नेक्स्ट है हमारा इडियम हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है दिल और आत्मा। किसी चीज़ में आप लगे हैं और वो पूरी दिल, पूरे आत्मा, पूरे शरीर, दिमाग, मन सब आपका उसी चीज़ में है, जैसे ये देख सकते हैं। तो मतलब हो जाएगा विद ऑल द एफर्ट यू कैन पुट, पूरी तरह से, मतलब जितने आप एफर्ट डाल सकते हैं पूरी तरह से एफर्ट आपने इसमें डाल रखे हैं। जैसे देखो आँख मीच कर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसने अपना तन मन धन सब चीज़, मतलब पूरा दिमाग, अपना सोल, हार्ट सब इसने इसी में लगा दी है। कहने का मतलब है पूरी तरह से ये इस पर समर्पित है, विद ऑल द एफर्ट यू कैन पुट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं हार्ट इन द राइट प्लेस। हार्ट इन द राइट प्लेस का मतलब होता है गुड नेचर, है ना, अच्छी नियत होना या बिल्कुल सही होना, अच्छे काम करना। अब देखो जैसे ये बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आंधी तूफान, अब ये अगर आंधी इस पर गिर गई, ये छोटा सा नन्हा सा पौधा है, अब इसके ऊपर गिर गई ये तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर इतनी मतलब सेंस है, इतनी मानवीयता है, ये इसके ऊपर मतलब इसको बचाने के लिए, केवल इसको बचाने के लिए, छोटा बच्चा है, आप ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक मत लगाना, मतलब छाता लगा कर खड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो हार्ट है वो मतलब राइट प्लेस पर है। मतलब बहुत अच्छा है, वरना छोड़कर भी भाग सकता था। इसके अंदर मतलब नैतिकता है, मतलब मानवीयता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, हार्ट राइट प्लेस पर है तो कहीं ना कहीं उसकी नीयत अच्छी है, गुड नेचर का है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड। अब इसको जो हम कारपेंट्री से रिलेट करेंगे, मतलब हिस्ट्री इसकी वहीं से निकल के आई है। मतलब होता है से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब बिल्कुल सटीक जवाब देना या बिल्कुल सही काम करना, बिल्कुल सही होना। अब हिट द नेल, नेल होता है कील, हिट मतलब मारना, ऑन द हेड मतलब हेड पर। अब देख सकते हैं जैसे ही आप बिल्कुल सटीक तरह से इसको मार रहे हैं, है ना, ये बिल्कुल कील पर जाकर लग रही है, इसके हेड पर लग रही है, तो ये बिल्कुल अंदर चली जाएगी, मतलब कील अच्छे से चली जाएगी, प्रॉपर चली जाएगी। थोड़ा सा हथौड़ा इधर उधर हुआ तो कील टेढ़ी हो जाएगी। आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें पता होंगी, है ना। तो वहीं से ये निकला है, मतलब किसी चीज़ को मतलब एग्जैक्ट इस पर मारना, बिल्कुल तरीके से मारना, मतलब सटीक जवाब देना, है ना, बिल्कुल सही होना। आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं और बाकी फ़ोटो को आप रिलेट कर सकते हैं। फ़ोटो से फ़ोटो ही काफ़ी है चीज़ों को रिलेट करने के लिए। और वैसे यहाँ पर भी वही लिखा है, मतलब कारपेंट्री से आया है। और हैमर से आप मतलब जो कील के हेड पर अगर मारते हैं, हिट करते हैं, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सटीक जाएगी और अच्छी तरह से कील लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा हिट द सैक। मतलब होता है इसका गो टू स्लीप, मतलब सोने की तैयारी करना। अब सैक का मतलब मैं बता दूँ, सैक का मतलब होता है बोरा, है ना, जैसे बोरा होता है, आपको पता भी है। इसमें जैसे चीनी का बोरा आ गया या कट्टा कहते हैं इसको, तो इसी से रिलेटेड है। पहले जो है ये ओरिजिन इसका हुआ 1800 में, इसे तो छोड़ो। और लोगों के पास मैट्रेस, मतलब नीचे जो चटाई होती है या कुछ बिछाने का चीज़ हो गई, वो नहीं होती थी। तो वे यूज़ टू, मतलब वे होते थे यूज़ टू स्लीप ऑन सैक्स। ठीक है, फिल्ड विद हे एंड स्ट्रॉ। जैसे पता होगा आपको, ये मतलब हे एंड जो घास फूस होती है, स्ट्रॉ होती है, उनसे बनती थी ये। तो उनको यूज़ करते थे ये, मतलब नीचे बिछाकर सोने के लिए। उनके पास मैट्रेस नहीं होती थी, तो वहाँ से एडीएम आया है। मतलब सैक मतलब बोरा बिछाकर कोई सोना चाह रहा है उस पर, हिट द सैक, तो इसका मतलब हो जाएगा सोने की तैयारी करना, मतलब हिट द सैक। जैसे ये सोने की तैयारी कर रहा है। सैक का मतलब आप बोरे को रिलेट करेंगे, और जैसे आपने बोरी बिछा ली और हिट द मतलब उस पर हिट किया, और तो आप सोना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सैक वर्ड आते ही कहीं ना कहीं आप कोशिश करेंगे सोने से रिलेट करने की, तो मीनिंग हो जाएगा इसका गो टू स्लीप। नेक्स्ट इडियम है हमारा इन द फास्ट लेन। मीनिंग हो जाएगा ए लाइफ फिल्ड विद ग्रेट एक्साइटमेंट। ठीक है, उत्साह और उत्तेजना से भरा जीवन जीना। अब फास्ट लेन का मतलब है कोई लाइन है और वो फास्ट है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप कि आप एक, जैसे ये रोड है, ये फास्ट लेन है, इसमें चीज़ें फास्ट चलती हैं, तो कहीं ना कहीं उत्साह और उत्तेजना से भरा जीवन। मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं तो रिलेट भी कहीं ना कहीं ये उसी से है। मतलब जो ये इमेजिन किया जाता था, एक फास्ट हाईवे की एक्सप्रेस लेन है ना, और या रेल रोड है, जहाँ पर मतलब व्हीकल जो है वो बहुत स्पीड से जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस जो फास्ट 5 है,
और बहुत फेमस मूवी रही है ये। देख सकते हैं, जैसे ये एंडिंग सीन है, आपको पता हो एक गाना भी आता था इसमें, डेंजा कुड्रो करके। उसमें क्या था, आखिरी में दिखाया गया था ये, मतलब मज़े लेते हुए जा रहे हैं और गाड़ी भगा रखी है, मतलब फास्ट लेन है, तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके पास पैसा तो आ ही गया था अब इस टाइम। तो उत्साह और उत्तेजना से भरा जीवन है, लाइफ फिल्ड विद ग्रेट एक्साइटमेंट। ठीक है, फोटो याद रखें, अगर आपने मूवी देखी हो तो कंफर्म आपको ईडीएम याद होना फिक्स है, मतलब एकदम कंफर्म है, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो इन द फास्ट लेन, वैसे फास्ट लेन से भी रिलेट कर सकते हैं। आपके पास गाड़ी है, पैसा है, लड़की है, आपने दोनों गाड़ी में हैं और फास्ट लेन में जा रहे हैं और स्पीड है 150-200, तो कहीं ना कहीं आप उत्साह और उत्तेजना से भरा जीवन, मतलब ग्रेट एक्साइटमेंट आप ले रहे हैं अपने साथ अपने जीवन में। ठीक है, तो इस तरह से ईडियम आराम से याद हो जाएगा आपके। नेक्स्ट है हमारा जंप एट द अपॉर्चुनिटी। मतलब ये तो मीनिंग ही डायरेक्ट बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी पे जंप मारना है ना, मौके का फ़ायदा उठा लेना तुरंत। ठीक है, टू एक्सेप्ट एन अपॉर्चुनिटी eagerly एंड क्विकली, जंप एट द अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब है यहाँ से आपने जंप मारा, मतलब अपॉर्चुनिटी गोल के पास, आपने अपॉर्चुनिटी के पास जंप मार दिया, तो मौके का आपने फ़ायदा उठा लिया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लिया, तो मीनिंग हो जाएगा इसका मौके का फ़ायदा उठाना, है ना, अपॉर्चुनिटी पर जंप मारना। तो इस तरह से हमारे अब 80 ईडियम कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको 50 से लेकर 80, जो 30 ईडियम हमने करे हैं उनको रिवाइज करेंगे, और आगे के हम ईडियम कोशिश करेंगे कि जो फोर्थ वीडियो वो आखिरी वीडियो हो। अराउंड 125 के आसपास ईडियम है, तो सारे उसमें कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।